तो हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो चलेगा, भी लंबा चलेगा। ठीक है, एनीवन कोई डाउट आउट है फटाफट बोलो बायोटेक के। तो बायोटेक में मैंने बोला था कि एक चीज पे अच्छे से काम कर लेना। एक तो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाला जो टॉपिक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है कि एलाइजा क्या है, प्रोब क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, ब्लॉटिंग क्या है, तो उसका अच्छे से कर लेना। ठीक है, और दूसरा क्लोनिंग वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है PBR 322 वाला, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ब्लू वाइट सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, वो कर लेना। ऑलरेडी मैंने लिंक शेयर कर रखे, क्योंकि वो पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा ना, 1.5 घंटे चाहिए उसके लिए पूरा। तो उसे देख करके उसमें जो भी डाउट होगा वो डिस्कस कर लेना। ठीक है, यही बायोटेक में डिफिकल्ट होते हैं, बाकी चीजें आसान है ना। क्लोनिंग वेक्टर वाला क्या क्या गुण होने चाहिए, ORI साइट होना चाहिए ना, सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए, पता कैसे चलेगा ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ है ना। तो वो सब अच्छे से कर लेना, बस यही डिफिकल्ट लगता है, और इसमें डिफिकल्ट पार्ट नहीं। और एक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस अच्छे से करना, नहीं होना तो मैं वापस से करा दूंगा, अगर समझ में नहीं आया फिर भी तो मैं वापस से करा दूंगा एलाइजा वगैरह। चलो, इकोलॉजी में हम लोग थे, और इकोलॉजी में मैंने पिछले क्लास में बोला था इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पढ़ते तो हैं लेकिन लगता है कि समझ में आ गया लेकिन भूल जाते हैं। इकोलॉजी का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है सर, पढ़ा समझा लेकिन भूल गए। इसलिए मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, रिवीजन आसानी से कर रहे हैं, टाइम देंगे पूरा। चलिए, तो चलो हम लोग थोड़ा सा पहले पिछले क्लास का थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर चलते हैं। हम लोग सबसे पहले पिछले क्लास में आपको सिखा दिया था बच्चा, सबसे पहले हमने सिखाया था म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म में दो स्पीसीज के मेंबर साथ में आएंगे, एक ए नाम के स्पीसीज का है, एक बी नाम के स्पीसीज का है, दोनों साथ में रहेंगे और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होने वाला है। लेकिन रूल टफ है, इसमें दोनों ऑर्गन साथ साथ रहेंगे तो इसका कहेंगे हम लोग को एग्जिस्टेंस, दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे। और एक में कुछ बदलाव आया, ए में कुछ बदलाव आए तो बी में भी बदलाव आएगा, तभी वो सरवाइव करेंगे। और इसमें एक का अगर डेथ हो गया तो दूसरे का डेथ होना मस्ट है। ये 3 रूल हमने आपको बताए थे। एग्जाम्पल की बात करें तो सबको अच्छे से याद है ना, एग्जाम्पल लाइकेन, लाइकेन मैंने पहला एग्जाम्पल बताया था। दूसरा सबको याद है माइकोराइजा का, मैंने आपको बताया था, माइकोराइजा का मैंने बताया था। तीसरा एग्जांपल मैंने आपको एनसीईआरटी के लिए थे, फिग एंड वास्प का, आपके एनसीईआरटी में है फिग एंड वास्प का रिलेशन, फिग प्लांट एंड वास्प का रिलेशन। ठीक है, और चौथा आपने पढ़ा है लेकिन एनसीईआरटी में यहां नहीं ना, याद करो, यक्का प्लांट और मोथ्स, कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको? ये आपने पढ़ा है, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पास नहीं है, यहाँ पास नहीं। ठीक है, और लास्ट मैंने आपको बोला था ऑर्किड, ऑर्किड याद आ रहा है, और बीज का कॉन्सेप्ट, यही आपके एनसीईआरटी में है। क्या किसी को कहीं पर कंफ्यूजन है तो पूछ लो। क्या बच्चा फटाफट बोलो, लाइकेन सबको आता है, आसान है, एल्गी फंगस वाला, माइकोराइजा फंगस प्लांट वाले रिलेशन, फिग वास्प, फिग क्या है भाई, अंजीर का प्लांट, उसमें कौन आएगा, इंसेक्ट्स, वास्प आएगा, एग ले करेगा, बच्चे को उसे खाना मिलेगा, सीड मिलेगा, बदले में पॉलिनेशन हो। यक्का मौत का भी सेम कहानी है, यक्का प्लांट है, मोथ्स इंसेक्ट्स है जिसे मिलने वाला है फ्री जगह, फ्री स्पेस फॉर एगलिंग, और बदले में होगा पॉलिनेशन। इसी तरह से ऑर्किड एंड बीज वाले में किसी को कोई कंफ्यूजन, बोलो फटाफट बोलो, आगे चलेंगे फिर। एनीवन जब तक बोलोगे नहीं आगे नहीं चलेंगे, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो, बोलो फटाफट फिर आगे चलेंगे। सबको क्लियर है ना, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जांपल सबको आते हैं? एक ने बोला, बबीता ने, बाकी लोग यस नो कुछ तो बोलो यार। यस सर, आप तो लिख सकते हो तुम। चलिए, तो सेकंड में हम लोग चलते हैं जिसका नाम है आपके कॉमेंसलिज्म। सेकंड है कॉमेंसलिज्म। ठीक है, कॉमेंसलिज्म में भी दो ऑर्गेनिज्म पास पास में रहेंगे, ए और बी दो ऑर्गेनिज्म पास में रहेंगे,
इनमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिस्ट को तो बेनिफिट है, पॉजिटिव है, और दूसरे को तो पता भी नहीं चलेगा कि उससे किसी को फायदा हो रहा है या कुछ और हो रहा है, यानी बी को 0। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे फायदा होते जा रहा है भाई, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो मुझे तो बेनिफिट है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है भाई। चलिए, तो कॉमन सेलेंस के एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल अच्छे से याद करें। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कैटल एंड एग्रेट बर्ड। आपके एनसीईआरटी में कैटल और बर्ड्स का एग्जाम्पल है। एग्रेट बर्ड यानी बगुला, बच्चा बताया था। कैटल और एग्रेट बर्ड्स क्लासिकल एग्जाम्पल, आपके एनसीईआरटी ने वर्ड बोला है क्लासिकल, यानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल। और एनसीईआरटी ने बोला कभी गाँव जाओ घूमो, तो गाँव जब घूमोगे तो वहां बच्चा आपको मिलेंगे कैटल्स, बड़ी बड़ी ग्रास है। एक मिनट मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ, बड़ी बड़ी बच्चे ग्रास होते हैं, उस ग्रास में कैटल चलेगा, कैटल चलेंगे। देखिए होता क्या, बगुला, बगुला सबको मालूम है ना, व्हाइट कलर का होता है, कुछ है नॉलेज, बगुला बर्ड्स होते हैं, वो इंसेक्ट्स खाता है। तो ये बगुला बेचारा ढूंढ रहा है इंसेक्ट्स को खाने के लिए। इंसेक्ट्स हैं बच्चा ग्रीन कलर के, और वो बड़ी बड़ी घास में छुपे हुए, ग्रास के अंदर में छुपे हुए हैं इंसेक्ट्स, ग्रीन कलर के, कॉमोफ्लेज भी छुप जाता है, मिक्सिंग। तो ये क्या करता है, बगुला जो है, बर्ड जो है, वो कैटल के पीछे चलता है। कैटल्स चलेगा, ध्यान सुनिए, कैटल्स चलेगा, ग्रास के ऊपर पैर रखेगा, तो ग्रास के ऊपर में जो भी इंसेक्ट थे बच्चा वो दब जाएगा। जैसे ही दब जाएगा, लगेगा भैया किसने दबा दिया भाई, तो जैसे ही पैर रखा ग्रास के नीचे दब गए। जैसे ही वो पैर हटाएगा तो सांस लेने के लिए, अपने बचने के लिए भाई, कि भैया दब गए थे अब निकलते हैं, जैसे ही वो हटेगा तो पीछे से कौन आएगा, तो उसे पता भी नहीं है कि हम सांस लेने के लिए बाहर निकले, तो वहां से कौन पकड़ लेंगे, एग्रेट बर्ड पकड़ लेगा, यानी एग्रेट बर्ड्स को आसानी से फायदा हो गया। ग्रास के ऊपर में कैटल चलते जा रहा है, गाय ना, गाय चलती जा रही है, कैटल्स चलते जा रहे हैं, जैसे ही पैर रखेंगे फंस जाएगा कैटल्स, इंसेक्ट्स। जैसे ही वो बाहर आएंगे तो बर्ड्स उसे आसानी से देखेगा और खा लेगा। तो किसे फायदा हो गया, तो यहाँ पर बर्ड्स को आसानी से इंसेक्ट्स मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, कैटल्स को तो पता भी नहीं चला, किसी का भला हो गया। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल पे बात करें, एनसीईआरटी में दिए रखा है ऑर्किड, ऑर्किड प्लांट एंड मैंगो ट्री। ध्यान सुनिएगा, डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है। ऑर्किड बच्चे छोटे छोटे प्लांट होते हैं, बड़े छोटे प्लांट होते हैं, सनलाइट मिल नहीं पाता, सनलाइट मिलेगा नहीं तो ग्रो कैसे करेगा। तो इसने बच्चा मैंगो से दोस्ती कर ली, मैंगो को बोला भाई कि ऐसा करो भाई मैंगो, मैं तुमसे रहने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं मांग रहा, खुद खाना बना सकता हूँ, खुद का पानी, खुद का मिनरल, सब कुछ खुद का है, बस मुझे रहने के लिए स्पेस दे दो भाई, रहने के लिए स्पेस दे दो। मेरे पास हैंगिंग रूट है, हैंगिंग रूट है, नीचे से पानी को मॉइस्चर के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लूंगा, मिनरल्स में अरेंज कर लूंगा, बस मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए। बदले में फायदा क्या होगा कि मेरे लीफ को प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, मेरा प्रॉपर फोटोसिंथेसिस कर सकता हूं, मैं सरवाइव कर लूंगा। आपको तो भैया कोई फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन मेरा भला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंगो को कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन उसके ब्रांच को यूज कर रहा है रहने के लिए, कौन, ऑर्किड का प्लांट, क्योंकि छोटा है, डेंस फॉरेस्ट में छुप जाएगा, इसलिए ऑर्किड प्लांट को मिलेगा प्रॉपर सनलाइट, ठीक है, बाकी खाना खुद से, पैरासाइट नहीं, डू नॉट कंफ्यूज विद, लिख देता हूं, डू नॉट कंफ्यूज विद पैरासाइट। यहां पास ऑर्किड कोई पैरासाइट नहीं है, पैरासाइट रहता तो खाना भी मांगता और जगह भी मांगता, ना खाना नहीं मांग रहा बच्चा, केवल स्पेस मांग रहा है, जगह मांग रहा है। और तुम्हारा क्या जा रहा है यार, तुम्हारे घर में बहुत बड़ा घर, जगह है, छोटा सा दे दो ना किसी को रहने के लिए, तुम्हारा कोई नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा यार, किसी का भला हो जाएगा। तो यही है ऑर्किड है मैंगो का रिलेशन। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में क्लॉन फिश एंड सी एनिमोन, याद आ रहा है, क्लॉन फिश सी एनिमोन, बड़ा अच्छा से एग्जाम्पल, सी एनिमोन। देखिए ध्यान से सुना, ये है बच्चा सी एनिमोन, हाइड्रा, हाइड्रा पढ़ा है ना, इसमें बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं, जिसमें बच्चा न्यूडोब्लास्ट होता है, याद आ रहा है आपको, न्यूरोटॉक्सिक, किसी को मार दे तो मर जाएगा। इसके टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स हैं, और टेंटिकल्स के अंदर में होते हैं न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन, याद आ रहा है, कुछ हिप्नोटॉक्सिन वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्लांट किंगडम में टेंटिकल्स में जहर है, किसी को मार दे तो बच्चा मर जाएगा। तो इसकी दोस्ती हो रही किससे, क्लॉन फिश के साथ में। क्या है कहानी समझिए, क्लॉन फिश बच्ची मछली कैसी, ऑरेंज कलर की दिखती है, आप मूवी वगैरह में, छोटे छोटे मूवी देख होगे ना, एनिमेशन वाले में दिख जाएगी।
क्लॉन फिश बेटा बहुत ही टेस्टी मछली, ऑरेंज कलर की, बड़ी टेस्टी है। तो ये वहां के जो ओशन में प्रीडेटर पड़े हुए रहते हैं इसे खाने के लिए, बड़ा टेस्टी है। तो जो प्रीडेटर है वो चाहता है कि हम क्लॉन फिश को खाएं, तो ये बेटा अटैक करता है। अटैक किया क्लॉन फिश को खाने के लिए। क्लॉन फिश बड़ा तेज फुर्तीली है, वो तुरंत भागेगी और जा करके वो सी एनिमोन के बीच में छुप जाएगी। ये देखिए सी एनिमोन है, इसके टेंटिकल्स के आसपास में जाके छुप गई। बोले ठीक। अब प्रीडेटर का हिम्मत नहीं है कि वो क्लॉन फिश को खाए, क्यों? क्योंकि टेंटिकल्स एक बार पड़ गया प्रीडेटर के ऊपर, प्रीडेटर ही मर जाएगा। तो प्रीडेटर ने दौड़ाया किसे? क्लॉन फिश को। क्लॉन फिश छुप गई, कहां जाके? टेंटिकल्स पे, सी एनिमोन के। किसे फायदा हो गया? क्लॉन फिश को तो फायदा हो गया। प्रीडेटर डर से आ नहीं रहे, यानी कोई प्रीडेटर खा ही नहीं सकता अगर ये टेंटिकल्स के पास में रहे। सी एनिमोन को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, इसे तो पता भी नहीं चल रहा है भाई, सी एनिमोन को तो कोई फायदा नहीं है। अब तुम बोलोगे सर कि टेंटिकल्स तो जहरीला है, क्लॉन फिश को तो मार देगी तो मर जाएगा। सर क्लॉन फिश को एक टेंटिकल्स पड़ जाए तो इसका भी काम तमाम हो जाएगा? नहीं। दो तीन चीजें। सबसे पहला चीज, क्लॉन फिश बच्चा एक तो अडेप्टेड है, इसका स्किन इस तरह से अडेप्ट हो गया कि एक आध टेंटिकल्स बेटा पड़ भी गया, एक आध टेंटिकल्स लग भी गए तो इसके स्किन अडेप्टेड है। इनके बाप दादा भी रह चुके हैं, पूर्वज रह चुके हैं, इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा अगर टेंटिकल से हाथ लग भी जाए, पहला। दूसरा, सी एनिमोन को कभी से खतरा होता ही नहीं, क्यों? फालतू का इन पे टेंटिकल्स चलाएगा। टेंटिकल्स किस लिए चलाता है? दुश्मन के लिए, एनिमी के लिए। क्लॉन फिश तो कोई एनिमी है ही नहीं, नुकसान तो करेगा नहीं, तो वो झूठ मूठ का एक का मारती भी नहीं है, इसके ऊपर में टेंटिकल्स लगाएगी भी नहीं। और तीसरा, क्लॉन फिश भी अपना थोड़ा ध्यान रखती है, थोड़ा इसके टेंटिकल से दूरी बना के रखती है। ठीक है, तो ये तीन रीजन है जिससे क्लॉन फिश अपने आप को बचाए हुए रहेगा, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने आप को प्रीडेटर से बचा लेगा। तो क्लॉन फिश को मिलता है प्लस और सी एनिमोन को बचा जीरो, ना फायदा ना नुकसान, जीरो आंसर। तो चलो बताओ फटाफट किसे किसे समझ में आ गया ये टॉपिक? क्लॉन फिश सी एनिमोन का रिलेशन किसे किसे समझ में आ गया? हैंड रेस करिए, आगे बढ़िए। क्लॉन फिश सी एनिमोन का। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले बच्चा बार्निकल्स। देखो जब तक तुम बोलोगे नहीं मुझे मोटिवेशन मिलेगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। अब एनसीईआरटी में लिखा है बार्निकल्स, बार्निकल्स और कौन सा है भाई? वेल मछली, वेल, ये है ना? समझ जा, ध्यान से समझ जा। देखिए मान लो बच्चा जंगल वंगल में आग लग गई, मान लीजिए पहले जंगल की बात करते हैं। जंगल में बच्चा आग लग गया, मान लो जंगल में बच्चा बारिश नहीं हुआ, खाना फूड नहीं है, तो क्या होगा? जंगल के जितने एनिमल्स, बहुत बड़ा जंगल है बच्चे, यहाँ इतना बड़ा जंगल है, मान लीजिए ये बड़ा जंगल है, इस एरिया में मान लो फूड की स्कार्सिटी हुई, बारिश नहीं हुई, फूड वुड नहीं है, तो यहाँ बच्चा जो थाउजेंड ऑफ एनिमल्स थे वो ए से बी की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? बी साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ फूड की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई, बारिश हुई नहीं, आग लग गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो सारे ऑर्गेनिल्स का बच्चा लार्ज स्केल में माइग्रेशन हो गया। क्या हो गया बच्चा? माइग्रेशन। तो एनिमल का माइग्रेशन चलता है। सेम कहानी ओशन में, समुद्र में। मान लो बच्चा ये बहुत बड़ा समुद्र है, ओशन है, और ओशन में मान लो इस एरिया में, ये एरिया नंबर ए है, इस एरिया में फूड की स्कार्सिटी हो गई, खाने की कमी हो गई, तो इस एरिया में जितने 1000 टाइप के जो एनिमल्स थे सभी के सभी वो माइग्रेट करके बी की तरफ जाना चाहेंगे, बी की तरफ जाएंगे। जितनी मछलियां हैं ना, क्रस्टेशियन है, जो भी है बच्चा, जो भी आप पढ़ते हो, जो ओशन में होते हैं, लार्ज स्केल में ए से बी की तरफ माइग्रेशन होगा। इन्हीं में बच्चा होते हैं बार्निकल्स। बार्निकल्स होता क्या है? स्नेल्स की तरह, क्रस्टेशियंस होते हैं स्नेल की तरह, ये चल नहीं सकते, नॉन मोटाइल, छोटे छोटे केकड़े, छोटे केकड़े मान लीजिए, नॉन मोटाइल सेसाइल होते, चल नहीं सकते। तो बार्निकल्स को ए से बी की तरफ अब जाएगा कैसे? लार्ज स्केल में 1000 किलोमीटर दूर जाना है, कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्हें पता चला कि वेल मछली भी है बड़ी बड़ी सी, और ये वेल मछली अभी जाने की तैयारी में है बी की तरफ। तो वेल मछली के ये बेटा स्किन पे चिपक जाते हैं, वेल मछली है बड़ी सी, उसके स्किन पे चिपक गए चारों तरफ से। अब वेल मछली यहाँ से 1000 किलोमीटर एरिया को कवर करके बी में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फूड अवेलेबिलिटी है, और इधर अपना महीनों दिन तक गुजारेगी, 3-4 महीने तक गुजारेगी। तो अब बार्निकल्स खुद तो चल नहीं सकता था 1000 किलोमीटर ना, तो अब समझिए कैसे जाए भाई? तो उसने चिपक गए
और फ्री राइड बच्चा, फ्री का राइड मिल गया, फ्री का ट्रांसपोर्ट मिल गया, मजे से आ गए। और कुछ बार्नेकल तो इतने डरपोक हैं, उन्हें लगता है कि बेटा बी एरिया में आ तो गए हैं और वेल मछली छोड़ ना दे हमें, तो वो बच्चा हमेशा के लिए चिपके हुए रहते। बी में चले गए, वहां पर खाना वाना मिला, खा भी लिए और चिपके हुए बच्चा, हमेशा के लिए वो चिपक गए। अब बी से जब ए में आएंगे तब भी चिपके हुए रहेंगे। तो जब कोई हम लोग निकालते हैं वेल मछली को, हमने निकाला ना, तो हमें लगता है कि छोटे छोटे केकड़े यानी ये बार्नेकल्स चिपके हुए भाई। हाँ, तो ये बार्नेकल जो चिपके हुए हैं तो लगता है ये पैरासाइट, पैरासाइट नहीं है भाई, इसने फ्री का केवल ट्रांसपोर्ट मांगा, खाना नहीं मांग रहे तुमसे, फ्री का बेटा दे दो, चिपक जाएंगे तुम में, तुम जहां चलोगे हमें थोड़ा फायदा हो जाएगा। बदले में वेल मछली को कोई फायदा हुआ क्या? नहीं, फ्री राइड केवल मिल रहा है, बार्नेकल्स को हो गया प्लस, और वेल मछली को ना फायदा ना ही नुकसान। तो बोलो प्लस और जीरो रिलेशनशिप आया समझ में? फटाफट बताओ किसी किसी समझ में आ गई। क्या हुआ बच्चा, यहां से मान लो बिहार से दिल्ली, हाँ मान लो बच्चा ये पटना टू दिल्ली, पटना में बच्चा खाने की कमी हो गई तो सारे के सारे बार्निकल्स वेल मछली पे आ गए। अब ये फ्री राइड करके दिल्ली तक ले जाएगी, दिल्ली में खाना वाना है, आराम से मजे से खाइए। हाँ, जब खाने की कमी दिल्ली में हो जाएगी, वापस से पटना भी तो लौटना है, तो आप चिपके हुए रहिए, फ्री में आपको ट्रांसपोर्ट मिल गया, बदले में आपको कोई कुछ देना भी नहीं है, वेल मछली को कोई फायदा नहीं है, लेकिन बार्निकल्स का तो फ्री ट्रांसपोर्ट हो गया क्योंकि नॉन मोटाइल था। तो चलो किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट हैंड रेस करो, आगे चलते। तो ये हो गए हमारे सारे एग्जाम्पल कॉमन सिलिज्म के। हमने लगभग लगभग कौन कौन से एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं एक बार देख लेते हैं। कॉमन सिलिज्म हो गया। ईपी फाइट समझ में आ गया बच्चा? ईपी मतलब एवब, फाइट मतलब प्लांट, ऑर्किड का प्लांट मैंगो के एक टहनी पे ब्रांच पे रहता है, स्पेस केवल मांगता है, खाना नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, न्यूट्रिएंट नहीं मांग रहा, पानी भी नहीं मांग रहा है, तो केवल स्पेस मांग रहा है। मैंगो को कोई नुकसान नहीं, स्पेस दे देगा, लेकिन बदले में ऑर्किड का फायदा हो गया, पहला चीज क्लियर हो गया। चलिए फिर क्लासिकल एग्जांपल बच्चा, एग्रेट बर्ड, ठीक है, एंड कैटल्स। एग्रेट बर्ड, ठीक है, मतलब कि बगुला, और कैटल्स बच्चा आपकी गाय भैंस बकरी, ये सबसे अच्छा एग्जांपल। द एग्रेट ऑलवेज फॉरेज, फॉरेज मतलब बच्चा खाना चुनने की कोशिश करना, हमेशा देखोगे कैटल्स के पीछे पीछे बगुला घूमते रहता है, ठीक है, बिकॉज द कैटल एज दे मूव स्टार अप, जब पैर रखेगा, एंड फ्लश आउट इंसेक्ट्स, वहां से इंसेक्ट्स बाहर निकलेंगे, फ्रॉम द वेजिटेशन, ग्रास से, that otherwise might be difficult for the egret to find and catch, ऐसे बड़ा मुश्किल था उसको कैच करना। अनदर एग्जांपल कॉमन सिलिज इंटरेक्शन ऑफ कौन कौन है, सी एनिमोन एंड स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड क्लॉन फिश। सी एनिमोन क्लॉन फिश का एग्जांपल हो गया। से फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर, प्रीडेटर खाना चाहता था, बच गया। एंड क्या लिखा, विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स। The sea anemone does not appear to derive any benefit. sea anemone को तो कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन क्लॉन फिश को तो फायदा हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़े, डन हो गया भाई, कॉमन सेलेंस सभी को क्लियर हो गया, फटाफट हैंड रेस करो, आगे चलते हैं। चलो अब सबसे डिफिकल्ट मैं बच्चों को देखता हूं कंपटीशन में। चलिए सबसे पहले कंपटीशन का साइन क्या बोला था, कंपटीशन का साइन अभी मिस मत कीजिएगा। कंपटीशन में ए और बी दो स्पीसीज के मेंबर पास आएंगे और दोनों को मिलेगा माइनस एंड माइनस। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक को फायदा होना चाहिए एक को नुकसान होता है ना कंपटीशन में। नहीं बच्चे, कंपटीशन में कभी रिजल्ट को मत देखिए, कंपटीशन में कभी रिजल्ट नहीं देखना बच्चे, जब तक कंपटीशन लगेगा तब तक देखिए। दो बॉक्सर लड़ाई कर रहे, दो पहलवान लड़ाई कर रहे हैं, दोनों को नुकसान हो रहा है, दोनों को ताकत खर्च हो रहा है, दोनों को नुकसान होना तय है, नुकसान तो दोनों को हो गया। रिजल्ट मत देखिए कि एक पहलवान जीत गया गोल्ड मेडल, एक तो हार गया, उसको तो नुकसान हो गया, नहीं। अब जब तक कंपटीशन लग रहा है तब तक मानिएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस एंड माइनस। चलिए दोनों को नुकसान होना तय। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। सर कंपटीशन के लिए क्या रूल है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, कंपटीशन सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। कंपटीशन में सबसे पहला है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जिनके खान पान रहना सहना एक तरह का होगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज।
समझ में आया? क्लोजली रिलेटेड मतलब जो दिखने में एक समान, जिनका खाना एक तरह का, रहने का तरीका एक तरह का, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है। अगर फूड का, अगर बच्चा फूड की स्कार्सिटी है, फूड लिमिटेड है, अगर फूड लिमिटेड अमाउंट में, कम अमाउंट में है, तो ये एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे। दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ए एंड बी, अगर फूड की स्कार्सिटी है तो दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, यही है बच्चा कंपटीशन। तो कंपटीशन होने के लिए पहला चीज क्या मैंने बोला कि वो दोनों कैसे होने चाहिए थे, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है। और दूसरा होना चाहिए फूड लिमिटेड होने चाहिए, दो रूल है। लेकिन बच्चा कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि टू क्लोजली नहीं बच्चा, अनलिंक्ड स्पीसीज, प्योरली एक दूसरे से अलग, कोई उनमें रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग दिखते हैं, लेकिन बच्चा कंपटीशन होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कभी कभी रिसोर्सेज बच्चा अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्स है, फिर भी कंपटीशन हो जाता है। ध्यान सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूं, कंपटीशन में पहले मैंने क्या बोला, दो स्पीसीज जो एक दूसरे के बिल के तरह दिखते हैं, क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि खान पान रहना सहना एक तरह का है, तो वो लड़ाई करेंगे अगर रिसोर्स की कमी है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है अनलिंक्ड स्पीसीज, क्लोजली नहीं बच्चा अनलिंक्ड, जिनमें कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे से फाइट करेंगे। ऐसा भी कंपटीशन देखा गया। कहां? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एनसीईआरटी ने लिखा है, वहां पर ना नैरो, कम गहरे झील है, नैरो लेक, कम गहरे वाले नैरो लेक वाले झील है। उनमें क्या होता है, उनके अंदर में ये देखिए यहां पास कौन है, जू प्लैंक्टन। ठीक है, कौन है बच्चा, जू प्लैंक्टन, जू जेड, जेड पर जू प्लैंक्टन। इस जू प्लैंक्टन करने को खाने के लिए वहां पर फिश है, मछली, मछली। इस जू प्लैंक्टन यानी अमीबा पैरामीशियम में खाने वाला कौन है, मछलियां। लेकिन इस टाइम होता गया है कि नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए, नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए, उसमें वहां पास खाने की कमी हो जाती है, तो वहां से बर्ड्स, फ्लेमिंगोस बर्ड, एनसीईआरटी ने बोला है बच्चा, बर्ड्स, बर्ड्स इस नैरो ना लेक में, जहां कम गहरी झील जो है, कम पानी वाली झील है, वहां पर बर्ड्स का माइग्रेशन होता है। और बर्ड्स और फिश दोनों दिखने में बच्चा एक अलग अलग तरह के, एक पानी में रह रही है, एक उड़ने वाली है, देखिए। तो अब ये बर्ड्स भी इसी जूप्लैंक्टन को खाना चाहती है, देखिए। तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है तो कंपटीशन होगा। देख लीजिए, क्या मछलियां और बर्ड्स एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है? नहीं सर, एक मछली एक बर्ड्स है, एव्स है, स्पाइसेस है, दोनों अनरिलेटेड है। फिर भी बच्चा जू प्लैंक्टन को खाने के लिए दोनों में कंपटीशन चल रहा है। तो क्या बात समझ में आई कि अगर अनलिंक्ड स्पीसीज है, दूर दूर तक कोई लिंकेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर खाने की कमी है तो दोनों में कंपटीशन हो सकता है। तो ये कहना गलत है कि कंपटीशन तभी होगा जब क्लोजली रिलेटेड होंगे। ये मैं नहीं कह रहा बच्चा, आपकी एनसीईआरटी कहती है, पढ़ लीजिए। देखिए, आप एनसीईआरटी में ऐसा चीज ढूंढिए सबसे पहले। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इट इज जनरली बिलीव्ड, इट इज जनरली बिलीव्ड मतलब माना जाता है दैट कंपटीशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पीट फॉर सेम रिसोर्स। दोनों के रिसोर्स सेम है, तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। ठीक है, बट इज नॉट इंटायरली ट्रू, ये लेकिन जरूरी नहीं है कंपटीशन में कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच भी हो। सर कैसे, चलिए समझा रहा हूं। फॉर इंस्टेंस इन सम सैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, सैलो समझ में आया, कम गहरी झील, विजिटिंग फ्लैमिंगोज, फ्लैमिंगोज बर्ड अमेरिका से आ रही है यानी नॉर्थ अमेरिका से, एंड रेसिडेंट फिशेस, वहां की मछलियां, कॉम्पीट फॉर देयर कॉमन फूड यानी जू प्लैंक्टन, द जू प्लैंक्टन इन द लेक, लेक में जू प्लैंक्टन है, दोनों खाने की कोशिश करें। सेकेंडली, रिसोर्सेज नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर, ऐसा भी देखा गया है कि रिसोर्स बच्चा अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं बच्चा अनलिमिटेड है, एबंडेंट है, फिर भी दो लोग लड़ाई कर रहे हैं। सर कैसे? अगर सर रिसोर्स तो खूब सारा हो, खाना खूब सारा हो, यानी रिसोर्स अनलिमिटेड है, तो सर कंपटीशन किस बात की? प्रूव कर रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में रिसोर्स अनलिमिटेड है फिर भी कंपटीशन हो सकता है।
सर कैसे, प्रूफ करिए। चलिए प्रूफ करता हूं मैं। अब बताना ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, ये बच्चा, ये फॉरेस्ट है, एक जंगल है, और जंगल में मान लो बच्चा 10 से 12 डियर, हरन, ठीक है, 10 से 12 डियर की एक झुंड है बच्चा, मस्त, एक जगह पे 10 से 12 डियर मस्त। और इधर बच्चा मान लीजिए, इधर बच्चा मान लीजिए ये टाइगर है, ये टाइगर है। अब बताओ टाइगर के लिए, एक टाइगर को बच्चा खाने के लिए एक डियर काफी है, एक टाइगर को एक डियर खाने के लिए काफी है। यहाँ कितने, 10 से 12। तो बोलिए रिसोर्स लिमिटेड या अनलिमिटेड। सर अनलिमिटेड, खाना खूब है, अनलिमिटेड है, खाना खूब है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसी दौरान दूसरे छोर पे यहां पर मान लो बच्चा, मान लो 5 से 6 वोल्फ है, भेड़ियों के झुंड है। वोल्फ, वोल्फ मतलब भेड़िया, ठीक है, वोल्फ मतलब बच्चा भेड़िया। ये भी बच्चा चाहता है कि हम डियर को खाएं। वोल्फ मतलब बच्चा भेड़िया, भेड़िया भी चाहता है हम डियर पे अटैक करें, उनके लिए भी बच्चे खाना सफिशिएंट है। भेड़ियों के झुंड वो डियर को खाना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए देखिए, वोल्फ के लिए अनलिमिटेड, टाइगर के लिए अनलिमिटेड। लेकिन बच्चा वोल्फ को डर लग रहा है कि टाइगर ना अटैक कर दे। वोल्फ गया खाने के लिए, लेकिन उसे डर क्या लग रहा है, टाइगर अटैक ना कर दे। और टाइगर को भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा डर होता है कि भाई ये भेड़ियों के झुंड पूरा अटैक कर दिया तो मेरा भी नुकसान हो सकता है। तो एक्चुअली में टाइगर डर से अटैक नहीं कर रहा है, डर से वोल्फ भी अटैक नहीं कर रहा है। हाँ, तो इस दौरान होगा क्या, दोनों बैठे तो हैं, रिसोर्स दोनों के लिए अनलिमिटेड है, लेकिन डियर पे कोई अटैक ही नहीं कर पा रहा है। इसी का फायदा उठा करके डियर यहां से भाग जाए। डियर बच्चा पतली गली से निकल गई। तो देखा, रिसोर्स तो दोनों के लिए अनलिमिटेड थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के डर से अटैक ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी कंपटीशन को आपके एनसीईआरटी ने कहा है इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसी को आपके एनसीईआरटी ने कहा है इंटरफेरेंस कंपटीशन। आई बात समझ में, क्लियर है। एक और तरीके से समझा दे इंटरफेरेंस वाला। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ढेर सारे प्लांट है, ग्रास है, और डियर के लिए बच्चा अनलिमिटेड है। यहाँ पर डियर है, डियर खाना चाहता है, अनलिमिटेड है बच्चा, अनलिमिटेड, ढेर सारे प्लांट, ढेर सारे ग्रास, अनलिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। अब डियर जैसे ही खाने गया, दूर जंगल में बच्चा, दूर जंगल में एक टाइगर ने दहाड़ मार दिया। टाइगर ने दहाड़ मारा, टाइगर को पता भी नहीं है क्या चल रहा है, उसे ऐसे मजे में एक दहाड़ मार दी। हाँ, तो इतना तेज मारा कि डियर बच्चा डर से भाग गया। तो देखो क्या था, रिसोर्स अनलिमिटेड थे, लेकिन टाइगर के प्रेजेंस के चलते, टाइगर्स के प्रेजेंस के चलते क्या हो गया भाई, उसका रिसोर्स तो कम हो गए ना। इसी कंपटीशन को कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो जैसे वोल्फ था और टाइगर थे, वोल्फ का झुंड टाइगर पे अटैक कर सकता है, टाइगर है उसमें अटैक कर सकता है, तो दोनों के बीच कंपटीशन के चक्कर में रिसोर्स अनलिमिटेड है, दोनों अगर खाएंगे तो पूरा खाना खा सकते थे, लेकिन बच्चा भाग तो गया ना। इसी को आपके एनसीईआरटी ने समझाया है, पढ़ लेते। सेकेंडली ध्यान सुनो, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। जरूरी नहीं है कि रिसोर्स लिमिटेड हो तभी कंपटीशन होगा, कई बार ऐसे होते। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, समझ में आया, the feeding efficiency of one species might be reduced due to interfering and inhibitory presence of other species. डियर के पास खाना खूब है, खूब सारे ग्रास, खूब सारे प्लांट हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटरी स्पीसीज, टाइगर वहां मौजूद है, दूर में वो दहाड़ मार रहा है, इसके चलते इंटरफेयरिंग द इनहिबिटरी स्पीसीज ऑफ अदर इवन रिसोर्स आर एबंडेंट। अब बताओ, टाइगर के चलते में डियर की इफिशिएंसी घट गई या बढ़ गई? डियर खाना खूब खा सकता था, लेकिन टाइगर है, दहाड़ मारता है, इसको डर लगता है, तो इसकी फीडिंग एफिशिएंसी घटेगी या बढ़ेगी? सर घट जाएगी। तो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड, यानी कंपटीशन को सबसे अच्छा बताने का तरीका क्या है, एज ए प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, यानी कि डियर की इफिशिएंसी घट गई, मेजर इन टर्म ऑफ आर, आर के टर्म में मेजर करते, आर के हम बताएंगे, is significantly lower in presence of another species। अब बताओ, मैं ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये सैलो लेक है, ये मैंने बताया था ना, साउथ अमेरिका सैलो लेक, ये सैलो लेक है,
और यहां पास कौन है, जेड, जूप्लैंक्टन 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 जूप्लैंक्टन, ठीक है। और यहां पास कौन है, फिश, मछलियां खाना चाहती, फिश। चलिए अब मुझे बताना ध्यान से, अगर मछलियां आराम से खा रही कोई टेंशन नहीं, मछलियां आराम से जूप्लैंक्टन को खा रही कोई टेंशन नहीं। अब बताओ यहां पास अगर, अब बताइए यहां पास, एक मिनट, ठीक है। अब बताओ यहां पास अगर बर्ड्स आ जाए, बर्ड्स आ जाए तो मुझे बताओ फीडिंग इफिशिएंसी फिश की घटेगी या बढ़ेगी। मान लो यहां बर्ड्स आ गए तो बर्ड्स भी अब कंपटीशन करने लगा, तो बर्ड्स के आने से, बर्ड्स के आने से फिश की फीडिंग एफिशिएंसी, खाने की एफिशिएंसी घटेगी या बढ़ेगी। पहले मजे में खा रहे थे कोई टेंशन नहीं था, अब बर्ड्स आ गए तो बर्ड्स भी खाना को खाने की कोशिश करेगा, ठीक है। फ्लेमिंगोज बर्ड वो भी जूप्लैंक्टन खाएंगे, तो अब फिश की एफिशिएंसी घटेगी या बढ़ेगी, सर घटेगी। तो अब इनकी नंबर बताओ, रिप्रोडक्शन घटेगा या बढ़ेगा, सर अब मछलियां खाना नहीं कम खा, कितने खा पा रही है, खाना कम खा पा रही है, तो इनका रिप्रोडक्शन भी कम होगा। और रिप्रोडक्शन को ही क्या कहा एनसीईआरटी ने, आर, इंट्रिंसिक रेट। इंट्रिंसिक रेट क्या होता है, बायोटिक पोटेंशियल, यानी कि ऑफ स्प्रिंग बनाना, बच्चे बनाना। तो जाहिर सी बात है अब खाना कम मिलेगा तो बायोटिक पोटेंशियल यानी अपने प्रोजेनी भी कम बनाएंगे। तो एक स्पीसीज के आने से, यानी कंपटीशन बेस्ड, समझ में आया, बर्ड्स के आने से मछलियों की इफिशिएंसी, खाने का रेट घटा, खाना कम हो गए, खाना कम मिलेगा तो रिप्रोडक्शन भी कम होंगे, यानी बायोटिक पोटेंशियल भी घटेगा। तो कंपटीशन समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक स्पीसीज आने से दूसरा कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज का बोलो फीडिंग एफिशिएंसी घटा, बायोटिक पोटेंशियल घट गए, तो कंपटीशन अब समझ में आया। यानी कंपटीशन ये कहता है कि बी नाम का स्पीसीज है वो अपना खाना खा रहा है, लेकिन अगर ए नाम का स्पीसीज वहां आ गया तो बी को खाना कम मिलेगा क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट हो गया, जिससे फीडिंग एफिशिएंसी घटेगी, रिप्रोडक्शन का रेट घटेगा, बायोटिक पोटेंशियल घट जाएंगे। अब मुझे बताइए एनसीईआरटी का ये लाइन सभी को क्लियर हो चुका है, इनमें तो डियर वाला जोड़ लो। अगर टाइगर सामने में आ गया तो डियर को खाने की एफिशिएंसी घट जाएगी भाई, वो डर से खा ही नहीं पा रहा है, खाना तो थे लेकिन फीडिंग एफिशिएंसी घटी, खाना कम खाएगा तो रिप्रोडक्शन भी तो कम करेगा, आर का वैल्यू भी तो कम आएगा। तो ये वर्ड आपको क्लियर हो गया। तो क्या है, देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड, कंपटीशन को सबसे अच्छा तरीका डिफाइन करने का, एज ए प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, जितना ज्यादा खाएंगे, जितना नंबर बनाएंगे उतना ज्यादा फिटनेस है इस ऑर्गेन्स का, उतना ज्यादा फिटनेस, क्योंकि उतना ज्यादा फूड उतना ज्यादा क्या है, हमारा नंबर बढ़ेगा। रिड्यूस सिग्निफिकेंट, हाँ, fitness of one species is significantly lower in presence of another species. It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiment. चलो बताओ यहां तक किसे किसे क्लियर हो गया, पहले बताओ। डन, आगे चले, चलिए अब हम लोग गॉस साहब पे आते हैं, ये मजेदार है। देखिए गॉस बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना थ्योरी दिया एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ध्यान सुनना, इसलिए पढ़ते गॉसियन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, इन्होंने बच्चा लैब में एक्सपेरिमेंट किए, पहली बात इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कहां किया, लैब में, ठीक है। और उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया, बोले क्या, देखिए इफ, पहला चीज, इफ रिसोर्स लिमिटेड हो, पहला चीज, पहला रूल क्या बोला, रिसोर्स लिमिटेड है, पहला रूल याद हुआ, रिसोर्स लिमिटेड है, और टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आपस में कॉम्पीट कर रही है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम खाने के लिए कॉम्पीट कर रही है, टू क्लोजली। अब बोला ये लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये दोनों स्पीसीज अगर क्लोजली रिलेटेड है, खाना कम है, तो ये लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। बोले मतलब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो। बोले मतलब इनमें जो सुपीरियर वाला होगा, यानी मजबूत वाला होगा, ताकतवर वाला होगा, सुपीरियर जो स्पीसीज होगा वो इंफीरियर को दो ऑप्शन देगा, इंफीरियर को दो ऑप्शन देगा, सुपीरियर वाला इंफीरियर को दो ऑप्शन देगा, या तो आप उस एरिया से
भाग जाओ, रन अवे, भाग जाइए, यहां से भाग जाइए, या तो बच्चा यहां मर जाइए टाइप। यानी कि या तो हम कंपटीशन आपसे करेंगे और कंपटीशन में हम सुपीरियर है, तो या तो इंफीरियर वाला वहां से खत्म हो जाएगा, इसलिए नाम पड़ा बच्चा एक्सक्लूजन, वहां से खत्म कर देगा। या तो बेटा वहां से मर जाइए, या तो उस एरिया को छोड़ करके भाग जाओ, कहीं दूसरे एरिया में रह लो, इस एरिया में रहने नहीं देंगे, और अगर नहीं भाग सकते हो तो मरोगे। तो उन्होंने सिंपल सा एक्सक्लूजन दिया, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, खाना कम है, मान लो 100 केजी खाना है, और यहाँ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, ठीक है, दो लोग खाना खाना खाते हैं, खाना चाहते हैं, और लॉन्ग टाइम तक वो एग्जिस्ट साथ में नहीं कर सकते, अल्टीमेटली क्या होगा, जो सुपीरियर होगा यानी मजबूत होगा, ताकतवर होगा, वो इंफीरियर को, कमजोर को या तो भगा देगा, एक्सक्लूड कर देगा उस एरिया से, या तो उसको डेथ करा देगा, मर जाएंगे। ठीक है सर, कैसे? आपके पास में कोई इसका प्रूफ है? इन्होंने बच्चा एक्सपेरिमेंट कहां किया? लैब में, और लैब के एक्सपेरिमेंट को नहीं माना जाता, लैब के एक्सपेरिमेंट को नहीं माना जाता, तो गॉसेस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बच्चा केवल लैब के लिए वैलिड था, इनको लोग मान ही नहीं रहे थे। इन्होंने रूल बड़ा अच्छा दिया, लेकिन बाद में बच्चा इनके रूल को लोगों ने एक्सेप्ट किया, कैसे? क्योंकि फील्ड स्टडी हमने करके दिखाया, हमने बच्चा फील्ड में भी स्टडी किया, सेम चीज मिले सर, कहा? समझिए, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी का लाइन है। ये कहानी है बच्चा गैलापैगोस आइलैंड की, आपने नाम सुना है गैलापैगोस आइलैंड का? आप लोगों ने नाम सुना है गैलापैगोस आइलैंड, जहां डार्विन गए थे, डार्विन फिंचेस, याद आ रहा है? वही गैलापैगोस आइलैंड। देखिए गैलापैगोस आइलैंड फेमस हो चुका था, क्यों? क्योंकि डार्विन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो अब धीरे धीरे वहां लोग, टूरिस्ट लोग जाने लगे, लोग वहां जाने लगे भाई, ठीक है, घूमने के लिए, फैमिली टूर पे चले गए, रिसर्च करने के लिए चले गए, तो धीरे धीरे वो एरिया इतना फेमस हो गया कि वहां बच्चे बड़े बड़े होटल्स वगैरह, लोग टूरिस्ट आने लगे, सिंपल समझना, टूरिस्ट आने लगे, और टूरिस्ट आएंगे तो बच्चा उनके लिए रहने के लिए होटल चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, खान पान चाहिए, तो वहां के ट्राइबल्स ने, वहां के नेटिव लोगों ने, ट्राइबल्स लोगों ने वहां बच्चा ग्रो करना स्टार्ट किया, बकरी को, गोट को, बकरी, क्यों? गोट से ही मीट बनेगा और उसी को रेस्टोरेंट में वो बेचेंगे, जो भी लोग आएंगे खाएंगे क्या भाई? तो ध्यान से सुनना, गैलापैगोस आइलैंड ये बच्चा पानी से घिरा हुआ, चारों तरफ पानी है, ये पानी पानी पानी, ये आइलैंड, बीच में आइलैंड, इस आइलैंड को वहां बच्चा एबिंगडन टॉर्टोइस, एनसीईआरटी ने वर्ड लिया है, बट टॉर्टोइस समझ में आता है आपको? टॉर्टोइस आ रहा है ना समझ में? एबिंगडन टॉर्टोइस नाम है बच्चा, यहां एबिंगडन टॉर्टोइस पाए जाते थे, वो बच्चा अडेप्टेड थे टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, यानी लैंड कंडीशन, सॉइल में रहने के लिए। वो टॉर्टोइस बच्चा पानी में नहीं रह सकता, याद रखना, वो टॉर्टोइस पानी में अडेप्टेड नहीं था, कहां के लिए अडेप्टेड था? मिट्टी के लिए, लैंड के लिए, उस जमीन में। तो यहाँ ढेर सारे टॉर्टोइस पाए जाते थे, जिसका नाम था एबिंगडन टॉर्टोइस। ठीक है, आराम से, कैसा था बच्चा? वो ग्रास खा करके जिंदा रहता था, हर्बीवोर्स था, ग्रास खाता था। ठीक है, अब मैंने कहानी में क्या बोला कि धीरे धीरे गैलापागोस लैंड फेमस होने लगे, ठीक है, टूरिस्ट आने लगे, तो ट्राइबल्स लोग क्या लगने लगे भाई, खान पान के लिए गोट, बकरी, बकरी को इंट्रोड्यूस किया, तो धीरे धीरे उन्होंने गोट को यहां इंट्रोड्यूस कर दिया। गोट भी क्या खाता था बच्चा? घास, हाँ, हर्बीवोर्स है। तो अब बच्चा दोनों में हो गई कंपटीशन, ग्रास कम है, खाने वाला टॉर्टोइस भी है और बच्चा गोट भी है। तो अब मुझे बताइए, ये बच्चा ग्रास, ये बच्चा ग्रास, और ग्रास को खाने के लिए दो कॉम्पिटिटर आ गए, फोर्स लिमिटेड है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, टॉर्टोइस और कौन है? गोट। दोनों अब इस ग्रास को खाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों में कंपटीशन लग गया। अब बताइए, क्या मैंने बोला? अगर रिसोर्स लिमिटेड है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज लॉन्ग टाइम सरवाइव नहीं करेगी। इनमें बच्चा मजबूत कौन था? तुम बताओ, फास्ट रन कौन था, तेजी से कौन दौड़ेगा? गोट, बकरी। तो धीरे धीरे बच्चा टॉर्टोइस का पॉपुलेशन खत्म होने लगे, टॉर्टोइस का पॉपुलेशन खत्म होने लगा और गोट का पॉपुलेशन बढ़ गया। एक टाइम आया बच्चा, पूरे के पूरे आइलैंड से टॉर्टोइस खत्म हो गए। तो तुम बोलोगे सर भाग जाता, अरे कहां भागता, पानी में कैसे भागता? क्योंकि वो अडेप्टेड कहां थे? मिट्टी के लिए,
ऐसा नहीं बच्चा अडेप्टेड मिट्टी के लिए बोले को पानी में चलो नहीं जाएगी। तो क्या बच्चा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रूफ हो गया? फटाफट बताइए, क्या रिपीट करना है? बोलो। रिपीट कर रहा हूं, देखिए मैंने बोला गैलापागोस आइलैंड पे वहां ग्रास था, वहां एबिंडेंट टॉर्टोइस थे, अडेप्टेड थे, ग्रास खाते थे, लेकिन वहां के ट्राइबल्स लोगों ने गोट बकरी को इंट्रोड्यूस किया पालने के लिए। धीरे धीरे बकरी और टॉर्टोइस में कंपटीशन हो गया। क्यों? रिसोर्स दोनों का सेम था, क्लोजली रिलेटेड हो गए, दोनों घास खाते थे, दोनों में कंपटीशन लगा। और जब कंपटीशन लगा तो सुपीरियर कौन था? गोट, बकरी, फास्ट रनर, तेजी से तोड़ सकता है, जल्दी खा सकता है। टॉर्टोइस स्लो रनर, ठीक है। तो अब सुपीरियर कौन? गोट। इंफीरियर कौन? टॉर्टोइस। टॉर्टोइस को बोला गया या तो बेटा भाग जा या तो मर जा, भागने के लिए जगह नहीं थी, और अल्टीमेटली सारे के सारे उस एरिया से एक्सक्लूड हो गए। तो ये प्रूफ हो गया गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब बताइए, क्या आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड दिया है? आपने शायद पढ़ा होगा बच्चा, देख लीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव, मैंने क्या बोला? गॉसेस ने जो अपना प्रिंसिपल दिया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो लैब में, और लैब के एक्सपेरिमेंट को वैल्यू नहीं दिया जाता इकोलॉजी में। इकोलॉजी में फील्ड स्टडी करना है, फील्ड में स्टडी करके दिखाइए, लैब का वैल्यू नहीं। तो अब कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने स्ट्रॉन्ग ना एंड परसुएसिव ऐसा उन्होंने ढूंढ करके लाया एविडेंस, और उन्होंने बोला नहीं, जो बोला है ना गॉसेस ने वो करेक्ट बात बोला है, मैं प्रूफ करता हूं। बोला कैसे? पढ़ते हैं, देखो, ठीक है। द एबिंडेंट टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए डिकेड। 10 सालों में, डिकेड में खत्म हो गए, ठीक है, ठीक है। आफ्टर गोट्स वेयर इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड, जैसे ही गोट को इंट्रोड्यूस किया गया वो बच्चा खत्म हो गए, अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग इफिशिएंसी। खाने का रेट, ब्राउजिंग, हाँ, घास खाने का इफिशिएंसी किसमें ज्यादा था? गोट्स में। अनदर एविडेंस फॉर द अकरेंस ऑफ कंपटीशन नेचर कम फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब दूसरे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बच्चा कोनेल्स। यहां पर देखिए, आपको एनसीईआरटी में वर्ड मिला कहीं पास, कोनेल्स एक्सपेरिमेंट। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं बड़ा आसान से, कोनेल्स एक्सपेरिमेंट समझिएगा। कोनेल साहब बहुत बड़े भक्त थे, मतलब वो गॉसेस को मानते थे। उन्होंने बोला कि स्कॉटलैंड में मैंने एक स्टडी किया है। स्कॉटलैंड में, बोले क्या स्टडी किया भाई? बोले देखिए, स्कॉटलैंड में जो मैंने पत्थर वाले टाइडल जोन पथरीला जगह पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया। बोले क्या किया? बोले इस जोन में दो तरह के ऑर्गेनिज्म, भाई बार्नेकल्स है, अभी बताया था ना, क्रस्टेशियन जो चल नहीं पाते। एक का नाम है बच्चा बैलेनस, बी फॉर बड़ा, याद रखना, बी फॉर बड़ा, मजबूत, बैलेनस है। बी फॉर बैलेनस, जो बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और सी फॉर कैथामेलस है, सी फॉर छोटा मान लो, कैथामेलस। यहां दो तरह के बार्नेकल्स है, बार्नेकल्स बच्चा चल नहीं सकते, ठीक है, क्रस्टेशियन होते, बैलेनस, और दूसरा कौन है बच्चा? कैथामेलस। क्या मैंने बोला? अगर रिसोर्स लिमिटेड है, इस एरिया में अगर खाना कम है, और दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, एक बैलेनस है, एक कैथामेलस है, लॉन्ग टाइम तक कोएग्जिस्ट साथ में रह ही नहीं सकते, दोनों में होगा कंपटीशन। और कंपटीशन में जो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, मजबूत कौन है? बड़ा वाला बैलेनस। वो क्या करेगा? इंफीरियर को या तो यहां से मार करके मार देगा, हाँ, या तो मर जाओ या तो भाग जाओ। तो हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ इस टाइडल जोन में, इस पथरीला वाला जो जगह है, उस पे केवल कौन रह रहा है भाई? बैलेनस, 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 केवल बच्चा बैलेनस है। उसने अपनी जगह से कैथामेलस को भगा दिया, तो सारे कैथामेलस बच्चा दूसरे एरिया में जाके शिफ्ट हो गए, सारे बच्चा कैथामेलस दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए, अपने एरिया से बच्चा कैथामेलस को ढकेल दिया। हाँ, तो क्या मैंने बोला था? अगर रिसोर्स लिमिटेड है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, लॉन्ग टाइम साथ रह ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे? या तो भगा देंगे या तो मार देंगे भाई। तो ये क्या किया? बैलेनस ने कैथामेलस को अपने एरिया से, जहां वो रहते थे, उसे हटा दिया। ये किसका एक्सपेरिमेंट था बच्चा? कोनेल्स का। अब मुझे बताना ध्यान से, अगर मैं इस एरिया से, इस येलो वाला एरिया से बच्चा बैलेनस को हटा दूं धीरे धीरे,
तो मुझे बताओ क्या कैथामेलस का नंबर यहाँ बढ़ेगा क्या? सोच के बताना। अगर मैं इस येलो वाले रीजन से बैलेंस को हटा दूं, सारा एक्सपेरिमेंट के नाम पे मैं हटा लूं बच्चा जितना बैलेंस था, तो धीरे धीरे क्या कैथामेलस का नंबर इधर बढ़ेगा? हाँ सर, कैथामेलस इधर आ जाएगा क्योंकि बैलेंस तो है नहीं, सुपीरियर वाला तो है नहीं, तो धीरे धीरे क्या कैथामेलस इस एरिया में भी एंटर कर जाएगा। हाँ, इसी को कहते हैं बच्चा कंपटीशन रिलीज। इसी को क्या कहा? कंपटीशन रिलीज। जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर था सुपीरियर वाला, वो अगर हट गया तो इंफीरियर का नंबर बच्चा बढ़ जाएगा। इसी को कहा, कॉम्पिटिटर को हमने हटाया, कंपटीशन रिलीज, तो इंफीरियर वाले का नंबर उस एरिया में बढ़ जाएंगे। जैसे कि तुमने मान लो बच्चा संडे को टेस्ट दिया, संडे को टेस्ट दिया, और संडे को टेस्ट में मान लो बच्चा 30 बच्चे देने वाले, 30 बच्चा देने वाले, जिसमें से ए बच्चा सबसे ज्यादा नंबर हर टेस्ट में लाता है, बी सेकंड टॉपर है, सी थर्ड टॉपर है, डी फोर्थ टॉपर है, ई फिफ्थ टॉपर है, 5 टॉपर है। ठीक है, मान लो बच्चा अगले टेस्ट में मैं बोलूं कि ना ए एग्जाम देगा, ना बी, ना सी, ना डी, ना ई, मैंने मेन कॉम्पिटिटर को हटा दिया, मेन कॉम्पिटिटर को एग्जाम से हटा दिया, तो अब जाहिर सी बात है बच्चा जो नीचे रैंक वाले वो टॉप कर जाएंगे, क्योंकि मेन कॉम्पिटिटर को मैंने हटा दिया। तुम क्यों नहीं टॉप करते थे? क्योंकि तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर सुपीरियर वाले तुम्हें बच्चा आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। अगर मैंने सुपीरियर को हटा लिया तो क्या इंफीरियर का नंबर बढ़ेगा? क्या वो अंदर की तरफ आ जाएंगे? यही तो है बच्चा कंपटीशन रिलीज, जो कोनेल साहब ने बताया था। अब देखो एनसीईआरटी में मजेदार लिखा है, चलिए पढ़ के बताता हूं। एनसीईआरटी का वर्ड है द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कंपटीशन रिलीज। अपने बारे में सोचो, ए स्पीसीज whose distribution is restricted to small geographical area because of the presence of competitive superior species. कैथामेलस को हमने एक एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तू इससे ज्यादा नहीं भाग सकता, क्योंकि आगे में कौन है? बैलेनस है, बैलेनस तुझे सर्वाइव करने नहीं देगा, तो इसी एरिया तक रिस्ट्रिक्ट रहेगा, यही तक रहेगा। इज फॉर्म टू एक्सपैंड, इसने अपने एक्सपेंशन को बढ़ा लिया, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, अपने रेंज को भी बढ़ा लिया ड्रामेटिकली, मतलब अचानक से। When the competing species is experimentally removed, अगर मैंने बैलेनस को हटा लिया, कैथामेलस का नंबर उस एरिया में बढ़ जाएगा। कैसे? कोनेल साहब ने, कोनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, कोनेल साहब ने ये फील्ड में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। सर कैसे? शो दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के जो कोस्टल एरिया थे, जो पथरीले जगह थे समुद्र के पास वाले, वहां एक्सपेरिमेंट किया। The larger and competitively superior barnacle बैलेनस, बी फॉर बड़ा, बी फॉर याद रखिएगा बैलेनस, डोमिनेट्स था, बड़ा था, एंड इंटरटाइडल एरिया इन द इंटर एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्नेकल्स, उसने स्मॉलर को, कैथामेलस को भगा दिया वहां से, फ्रॉम दिस जोन, इस जोन से तो भगा दिया। In general, herbivores and plant appear to be more adversely affected by competition than carnivores. सर इसका मीनिंग क्या है सर? लास्ट वाला इन वो कोनल्स का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, कंपटीशन रिलीज भी समझ में आ गया, कॉम्पिटिटर को हटाएंगे तो जाहिर सी बात है इंफीरियर का नंबर बढ़ जाएगा। सर ये समझ में आ गया। मान लो टॉर्टोइस थे और गोट था, अगर मैं गोट का नंबर हटा देता तो क्या टॉर्टोइस का नंबर बढ़ते? हाँ सर बढ़ जाते। यही तो है कंपटीशन रिलीज। चलिए अब मुझे बताइए सर, लास्ट का मतलब नहीं समझ में आया सर। In general, herbivores and plant appear to more adversely affected by competition than carnivores. समझो, समझना ध्यान से। ये बचा प्लांट प्रोड्यूसर, इसे खाने वाला हर्बीवोर्स, इसे खाने वाला प्राइमरी कार्निवोर्स, इसे खाने वाला बचा टॉप कार्निवोर्स, टीसी टॉप कार्निवोर्स। ऐसे ही होता है ना फूड चेन। अब बताओ यहां पर प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज्यादा होगा, मान लो बच्चा 1000 स्पीसीज होंगे प्लांट के, क्योंकि प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज्यादा। हर्बीवोर्स मान लो बच्चा 100 है, प्राइमरी कार्निवोर्स मान लो बच्चा 10 है, टॉप कार्निवोर्स मान लो बच्चा 1 है, शेर 1 है, टाइगर 1 है। तो बताओ सबसे ज्यादा नंबर कहां है? प्रोड्यूसर लेवल पे, यानी प्लांट लेवल पे। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा जहां नंबर होगा, सबसे ज्यादा नंबर कहां है? प्रोड्यूसर का। तो उनमें स्पेस को लेकर के, न्यूट्रिएंट्स को लेकर के सबसे ज्यादा कंपटीशन तो वही लगेगा ना। अब सोचो जो प्राइमरी कार्निवोर्स है नंबर 10 ही है,
तो 10 ही लोग तो कंपटीशन करेंगे खाने के लिए, रहने के लिए। लेकिन जहां बच्चा 1000 स्पीसीज है तो वहां तो न्यूट्रिएंट को लेकर के, वाटर को लेकर के ज्यादा कंपटीशन होंगे, क्योंकि नंबर वहां ज्यादा स्पीसीज का है। तो जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा कंपटीशन। तो अगर कंपटीशन हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान प्रोड्यूसर को होगा, फिर होंगे हर्बीवोर्स को, फिर होंगे प्राइमरी कार्निवोर्स को, फिर होंगे टर्सरी कार्निवोर्स को। क्या बात समझ में आई? अगर कंपटीशन लगा तो जहां ज्यादा नंबर स्पीसीज के वही तो सबसे ज्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होगा, नुकसान उससे सबसे ज्यादा होगा। अब बताओ एनसीईआरटी का लाइन किसे समझ में आ गई? इन जनरल हर्बीवोर्स का नंबर कम, एंड प्लांट अपीयर टू मोर एडवर्सली, प्लांट यानी प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स खाने वाले, उनको ज्यादा नुकसान होगा affected by competition than carnivores। अब बताओ किसे किसे क्लियर हुआ ये? बोलो फटाफट, आ रहा है बात समझ में? एनसीईआरटी पढ़ते थे बेटा ऊपर जाता है ये सब चीजें। बोलो बोलो बोलो, अभी आगे चलना है, फटाफट करना ही है। चलिए डन, आगे चले। हाँ अब लास्ट चीज भाई, गॉसेस क्या बोलते थे? फिर से तुम लोग बोलो। गॉसेस ने अपने लैब के एक्सपेरिमेंट से क्या बताया? फिर से बोल रहा हूं, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, अगर रिसोर्स लिमिटेड हो, दोनों ज्यादा दिनों तक एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में कंपटीशन होगा, और जो सुपीरियर होंगे इंफीरियर को हमेशा के लिए तो उस एरिया से खत्म कर देंगे या तो भगा देंगे। ठीक है, लेकिन गॉसेस का प्रिंसिपल हर जगह वैलिड नहीं है। मैक आर्थर साहब ने बोला कि देखिए भाई, मैक आर्थर ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि गॉसेस हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिसोर्स लिमिटेड है और कंपटीशन होना ही होना है, ऐसा जरूरी नहीं। तो मैक आर्थर से पूछा गया भाई कहना क्या चाहते हो, क्या गॉस गलत है? बोले नहीं, गॉस सही है, लेकिन हर जगह कंपटीशन हो ये ऐसा भी जरूरी नहीं। बोले मतलब? तो उन्होंने बोला कि मैंने ट्री के ऊपर में मैंने एक्सपेरिमेंट की। ये देखिए ट्री, मैंने ट्री के ऊपर एक्सपेरिमेंट की। यहाँ 5 तरह के बर्ड्स के स्पीसीज है। इसको एनसीईआरटी ने कहा वार्बलर। बर्ड्स के स्पीसीज को क्या कहा? वार्बलर। B1, B2, B3, B4, B4, B5, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। रिसोर्स कम है, प्लांट एक ही है, रिसोर्स कम है, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी हैं, लेकिन वो कंपटीशन अवॉइड करते हैं, कंपटीशन नहीं करते, क्योंकि मालूम है नुकसान हमारा ही होगा, हमारा ही लॉस हो जाएगा, हम ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने अपने कंपटीशन को अवॉइड कर लिया। सर कैसे? ये 5 स्पीसीज कैसे अवॉइड कर लेंगे? तो यही तो बोला, इन्होंने किया रिसोर्स पार्टीशनिंग। बोले मतलब इन्होंने जो भी रिसोर्स थे प्लांट के उनका बंटवारा कर लिया। बोले मतलब कुछ ने बोला हम लीफ खाएंगे, कुछ ने बोला हम सीड खा लेंगे, कुछ ने बोला कि हम बाहर का बार्क वार्क टहनियां खा लेंगे तोड़ करके, कुछ ने बोला हम फ्रूट खा लेंगे, कुछ ने बोला यहाँ पर एंड्स वैंड्स होगा उसको खा लेंगे, हम खाने का बंटवारा कर लेंगे। आई बात समझ में? इन्होंने रिसोर्स का पार्टीशन करना सीख लिया, बंटवारा करना सीख लिया कि भाई एक ही चीज अगर खाएंगे तो भाई हम दोनों में क्या होगा? कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में सबको ही मारे जाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप पार्टीशन करो, कोई सीड खाओ, कोई फ्रूट खाओ, कोई लीफ खाओ, कोई फ्लावर खाओ, कोई अलग चीज खाओ, कंपटीशन से बच जाएंगे। और उन्होंने फॉरेजिंग पैटर्न को भी चेंज किया। बोले मतलब किसी को बोला कि तुम भैया रात में खाना, किसी को बोला कि तुम ऊपर में रहना रात में खाना, किसी को बोला तुम दिन में खाना, किसी को बोला दोपहर में आना, तुम्हें रात में नहीं आना दोपहर में आना है। तो अगर खाना चुनने का टाइम भी अलग कर ले और खाने का बंटवारा भी कर ले, भाई ये हमें खाना है, तो क्या हम कंपटीशन अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, ये मैक आर्थर ने बोला एक्सपेरिमेंट करके। तो ये देख लीजिए कितना अच्छा से एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में, और एंड कर देते हैं हम लोग। चलिए इसीलिए को लिखा को एग्जिस्ट कर सकते हैं। Gauss's competition exclusion principle state that two closely related species competing for same resource के लिए लड़ाई करें, कैन नॉट को एग्जिस्ट, नहीं रह सकते साथ में, इंडिफरेंटली यानी लॉन्ग टाइम तक, एंड कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर कमजोर वाला वन विल बी एलिमिनेट इवेंचुअली, खत्म हो जाएगा, या तो मर जाएगा भाई या तो वहां से भाग जाएगा। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्स आर लिमिटिंग, अगर रिसोर्स लिमिटिंग है तो ये ट्रू है, बट नॉट अदरवाइज। उन्होंने बोला कि अगर खाना ढेर सारा है, अनलिमिटेड है, तब तो कंपटीशन नहीं होगा,
लेकिन मैक आर्थर ने बोला ऐसा नहीं, खाना कम है फिर भी कंपटीशन से बचा जा सकता है। बोले कैसे? मोर रिसेंट स्टडी डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन। नया जो स्टडी आता है वो इस चीज को नहीं मानता। बोले नहीं, क्यों? While they do not rule out the occurrence of inter-specific competition in nature, वो ऐसा नहीं बोलते कि कंपटीशन नहीं होते, कंपटीशन है, मैं मानता हूं, मैं रूल आउट नहीं कर रहा, मैं मानता हूं कंपटीशन है। They point out that species facing competition might evolve, दूसरा स्पीसीज अपने अंदर मैकेनिज्म इवॉल्व करेगा। हम लोग दोनों सीड खाते थे, मैं कमजोर हूं तो भाई मैं सीड नहीं खा लूंगा, भाई फ्रूट खा लूंगा, मैं छिलके खा लूंगा यार सीड का, मैं फ्रूट का छिलके खा लूंगा, मैं लीफ खा लूंगा, अपने आप को बचा तो लूंगा। तो इन्होंने क्या बोला कि फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट कोएग्जिस्टेंस, साथ में रहना सीख ले, देन एक्सक्लूजन, एक दूसरे से साथ में रहना बेटर है, या तो एक्सक्लूड करना तो खराब चीज है, भैया हमेशा के लिए हट जाओगे। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, यानी खाने का बंटवारा करना। If two species compete for the same resource, they could not avoid competition by choosing, for instance, different time for feeding. अलग अलग टाइम, अगर हम खाना सेम खाते हैं तो अलग अलग टाइम चुन लो, तुम दोपहर में खाओ, तुम शाम में खाओ, तुम सुबह में खाओ, तुम रात में खाओ, अलग अलग टाइम चुन लीजिए, एक तरीका ये है अगर सेम रिसोर्स है। फॉर स्टैंड डिफरेंट टाइमिंग फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, ठीक है, यानी फॉरेजिंग मतलब खाना चुनने का टाइमिंग अब चेंज कर लीजिए। मैं कहता सो दैट 5 क्लोजली रिलेटेड, 5 क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है जिसको उन्होंने वार्बलर नाम दिया, ठीक है, और वार्बलर लिविंग ऑन द सेम ट्री, एक ही ट्री पे रहते हैं, वे आर एबल टू अवॉइड, कंपटीशन को अवॉइड कर रहे हैं, एंड कोएग्जिस्ट, साथ में रह रहे हैं, ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस एंड देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज, खाना खाने का पैटर्न को उन्होंने चेंज कर लिया, कोई सीड खा रहा है, कोई फ्रूट खा रहा है, कोई छिलके खा रहा है, कोई लीफ खा रहा है, कोई इंसेक्ट्स खा रहे हैं, अपने आप को बचा लिए। क्या ये बात समझ में आई? फटाफट बताओ तो, क्या मैक आर्थर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फटाफट बोलो, कर लोगे? कंपटीशन पढ़ लोगे? ठीक है, मेरे से डन, ठीक है। अब बताओ कंपटीशन से नुकसान है फायदा है? बोलना, कंपटीशन से फायदा या नुकसान? बेटा फायदा है। बोले क्यों? दोनों है, फायदा नुकसान दोनों है। देखिए आपके डार्विन साहब ने बोला कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स फॉर इवोल्यूशन। समझिए, देखो 5 बर्ड्स एक साथ रह रहे थे, अगर पांचों बर्ड कंपटीशन करते, कंपटीशन में उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, अपने खाने का बिहेवियर चेंज कर लिया, तो पांचों ने अपना अपना चेंज कर लिया, भाई सीड खाएंगे फ्रूट खाएंगे, तो क्या ये बच्चा अलग अलग स्पीसीज की तरफ बन रहे? इनमें इवोल्यूशन ही तो आ रहा है। अगर पांचों स्पीसीज रहते एक ही चीज खाते तो ये बच्चा सब मर जाते एक साथ। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने अंदर बदलाव लाए। कंपटीशन बोलता है बदलाव लाओ, बचना है बदलाव लाओ, और बदलाव लाएंगे तो वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन आएंगे तो नए स्पीसीज का जन्म होगा। यानी कंपटीशन अच्छा चीज है इवोल्यूशन को लीड करने के लिए। तो कंपटीशन इज द मोस्ट पोटेंट फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये आपके एनसीईआरटी पे लिखा है। चलो तो ये करे क्या आइएगा, अगले क्लास में हम लोग बच्चा प्रीडेशन पढ़ेंगे और पैरासिटिज्म पढ़ेंगे। डन। अब डरना नहीं है, इकोलॉजी में बच्चा कहानी है, कहानी समझ में आना चाहिए, एकदम कहानी, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कहानी में सुनाते जाऊंगा तुम सीखते जाना। चलो किसे किसे अब इकोलॉजी थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। डन हो गया सभी का? चलो ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। तो फिर जब प्रीडेशन कर लेंगे, पैरासिटिज्म कर लेंगे, हो जाएगा टॉपिक खत्म। फिर हम लोग ग्राफ कर लेंगे जे शिफ्ट एस शिफ्ट वाला, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, चलो ठीक है, बाय बाय।